शुरुआत करते हैं हम आज के एडिटोरियल की। 3 टॉपिक पर एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारा 5G नेटवर्क को लेकर के। सेकंड नंबर का आर्टिकल हमारा रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा FCRA एक्ट, इसके अलावा PLMA एक्ट जैसे कानूनों में संशोधन करके किस प्रकार से नागरिक के जो अधिकार हैं उनको कम करते जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है। और लास्ट नंबर का हमारा जो एडिटोरियल रहेगा वो एडिटोरियल आधारित है GDP जिस हिसाब से हमारी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, इसीलिए GDP के जो मुद्दा है ना आम नागरिकों को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है। इसलिए यदि गवर्नमेंट GDP करके चिल्लाती है तो उसका असर आम लोगों पर कोई खास पड़ने वाला नहीं है। शुरुआत हम करते हैं पहले आर्टिकल के साथ में। इसमें बताया जाता है जो टेरेस्ट्रियल 5G नेटवर्क होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थानीय 5G नेटवर्क। इसको हमें लियो सैटेलाइट नेटवर्क के बीच इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें जो टेरेस्ट्रियल 5G नेटवर्क है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके साथ में, लियो सैटेलाइट नेटवर्क के साथ में। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऐसा राइटर का कहना है। मतलब कि एक रास्ता जो कि ग्लोबल कनेक्टिविटी को बताता है। तो जो टेरेस्ट्रियल 5G मोबाइल नेटवर्क है वो हमारे देश में पूरी जगह शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी जो रिन्यू इंटरेस्ट है हमारा वो किस बात में है, हमें इंटीग्रेट करना है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में। ठीक है। अब इसका जो प्राइमरी जो काम है, जो प्राइमरी हम देख रहे हैं चीज़ें, कमियां देख रहे हैं वो ये है कि अभी जो हाल ही में हम नेटवर्क चल रहा है हमारा उसमें हमें ट्रांसफ़र में डिले होता है। क्या होती है, लो लेटेंसी होती है। किसमें, लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट नेटवर्क में एज ए कंप्लीमेंट टू टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। और ये जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की समस्या है कि ट्रांसफ़र में डिले हो रहा है, इसको पूरा कर देगा कौन, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क, जिसको हम लियो सैटनेट्स बोलते हैं शॉर्टकट में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, हम क्यों प्रमोट करेंगे ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को। तो जो ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है इस मामले में स्टारलिंक जिसको ऑपरेट किया जाता है इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा, इसके साथ साथ में वन वेब जिसको प्रमोट करती है भारती ग्लोबल, इसने लॉन्च किया था लगभग 2500 और 648 लियो सैटेलाइट अभी तक इनकी लॉन्चिंग हो चुकी है। रिस्पेक्टिवली इनकी ऊंचाई देखें 1200 किलोमीटर है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमें पहुंचाना है। मतलब कि ये जो सैटेलाइट इन कंपनियों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इनका मेन उद्देश्य है कि ग्लोबली हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर देखे गए हैं जैसे कि रिलायंस जियो, इसका जॉइंट वेंचर है किसके साथ में, लग्जमबर्ग बेस्ड SES के साथ में, और अमेजन का जो प्रोजेक्ट कूपर है इनके साथ में। तो ये सब चीज़ें ग्लोबली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क होता है इसमें ट्रांसमीटर से रेडियो तरंगों द्वारा एक एंटीना वाले रिसीवर को प्रेषित किया जाता है। ठीक है। रेडियो तरंगें एक एंटीना वाले रिसीवर को हम सेंड करते हैं, इसी से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर प्राइमरली 3 मेन यूज़ बताए जाते हैं जिन केसेस में हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है लियो सैटनेट टेरेस्ट्रियल 5G नेटवर्क को। पहले नंबर की बात बताई जाती है सर्विस की कंटिन्यूटी।
यदि आप सर्विस कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, सीमलेस ट्रांजिशन हो किसके बीच में, ट्रांजिशियल नेटवर्क के बीच में और सेटनेट के बीच में। किस मामले में, पब्लिक सेफ्टी है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय में यदि हमें कंटिन्यू डाटा ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए दोनों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में जो 5G सर्विस है, जिस एरिया में आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, अनडिजर्व्ड एरिया है विश्व के, यहाँ पर भी जो डिजिटल डिवाइड है उस गैप को भरने के लिए आप इंटीग्रेट करने का काम कर सकते हैं। सर्विस स्केलेबिलिटी दैट यूटिलाइज द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ सेटनेट इन मल्टीकास्टिंग। यदि आप चाहते हो कि मल्टीकास्टिंग हमको करना है, ब्रॉडकास्ट करना है एक से कंटेंट को बहुत बड़ी जगह में, हम भारत में भी करेंगे, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, एक सी ब्रॉडकास्टिंग करना है एक ही समय में, इसके लिए भी हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है लियो सेटनेट के द्वारा। लियो सेटनेट्स के बारे में बताया जाता है कि ये प्रोवाइड कर सकता है सर्विस को न केवल स्टेशनरी बल्कि मोशन यूज़र, मतलब कि जो गतिशील यूज़र हैं उनके लिए भी है और जो स्टेशनरी यूज़र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, सैटेलाइट और जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क होता है इसको हम हमेशा ही कंसिडर करते हैं दो अलग अलग इकोसिस्टम के रूप में, और इनका जो स्टैंडर्ड इफोर्ट है इसको हम प्रोसीड करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन का एफर्ट लगाते हैं वो अलग अलग में हम लगाते हैं। अब ऊपर जो हमने फ़ायदे देखे हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि थर्ड जनरेशन पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट 3GPP, इसमें शामिल हो जाता है टेलीकॉस, इसके अलावा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पूरे विश्व की। इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंटीग्रेटिंग सेटनेट्स को इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। अब हम यदि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का एक्सटेंशन कर रहे हैं तो जो सैटेलाइट है ना, उनका पहली बार मेंशन किया गया था डिप्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ 5G इन 3GPP रिलीज़ 14 तारीख के 14 को रिलीज़ किया गया था, उसमें इसका मेंशन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि 5G कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करना है फॉर एरियाज़ वेयर टेरेस्ट्रियल कवरेज वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर स्थानिक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है वहाँ पर हम 5G कम्युनिकेशन सर्विस देंगे। इसके साथ साथ में हम सपोर्ट करेंगे सर्विस को जिनको लोग एक्सेस कर सकें बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, जैसे कि जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होती है और डिले टॉलरेंट सर्विस होती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, यदि वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है लियो सैटेलाइट के माध्यम से, तो जो लियो सैटेलाइट्स होते हैं ना, काफ़ी लंबी डिस्टेंस, कितनी लंबी हो सकती है, लगभग 1.5 गुना फास्टर हो सकती है देन कम्युनिकेशन ओवर द सेम डिस्टेंस थ्रू द टेरेस्ट्रियल ऑप्टिक फाइबर। एक नेटवर्क ऐसा है जिसमें हमने ऑप्टिक फाइबर बिछाए हैं और दूसरा नेटवर्क ऐसा है जो कि लियो सैटेलाइट का हम सहायता ले रहे हैं। तो लियो सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन रहेगा वो 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, और यही एडवांटेज हमें दिखाई दे रहा है लियो सैटेलाइट में। इसमें ग्लोबल कवरेज आप शामिल कर लेते हैं ताकि हम प्रोवाइड कर सकें स्ट्रॉन्ग यूज़ केस, किसके लिए, लियो सेटनेट्स, ताकि हम कंप्लीमेंट कर सकें टेरेस्ट्रियल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को। कुछ इशू हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एड्रेस करें कुछ इशू हैं फ्रीक्वेंसी को लेकर के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी
टू बी एलोकेटेड फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। सेकंड नंबर मेथडोलॉजी ऑफ एलोकेशन। तीसरे नंबर की बात यह है हायर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विपमेंट। कंज्यूमर इक्विपमेंट की कीमत का ज़्यादा हो जाना, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। चौथे नंबर की बात यह है प्लेसमेंट और जो इंटर करेक्शन है किसका, सेटनेट का टेरेस्ट्रियल पब्लिक मतलब मोबाइल नेटवर्क के साथ में एट द ग्राउंड स्टेशन। पाँचवें नंबर का जो मेजर चैलेंज है लियो सेटनेट, वो है कॉस्ट को लेकर के, किसका, यूज़र टर्मिनल का की कीमत, उसके साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब कि एंड यूज़र इसको यदि अपनी सर्विस ले रहा है, उसको हायर कीमत नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार के चैलेंज हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक रिसेंट ही में रिसर्च की गई थी जिसमें एनालाइज किया जाता है दोनों का, किसका, स्टारलिंक और वनवेब। उससे ये पता चलता है कि जो लियो सेटनेट है स्टैंड अलोन लियो सेटनेट, स्टैंड अलोन का मतलब देख लेते हैं हम क्या होता है, अनियंत्रित प्रोग्राम के बिना काम करने वाला। लियो सेटनेट हैव ए डिस्टिंक्ट कॉस्ट एडवांटेज, मतलब कि इसके माध्यम से हमें काफ़ी कॉस्ट एडवांटेज देखने को मिल रहा है, कीमत में कमी आप कह सकते हो इसको। डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियरली कॉस्ट एडवांटेज हमको मिल रहा है। ओनली इफ द डेंसिटी इज़ लेस देन 0.1% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि जो कॉस्ट एडवांटेज है वो कब मिलेगा, यदि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर 0.1% की डेंसिटी होना चाहिए यदि आप कंपेयर करोगे टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ में। इसीलिए ठीक है, एडवांटेज जो होता है लियो सेटनेट प्रोवाइडर का कि आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए आपके नेटवर्क को किसके साथ में, टेरेस्ट्रियल 5G नेटवर्क, ताकि इम्प्रूव किया जा सके कॉस्ट इकोनॉमीज़ को। एडवांटेज को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 थी, इसमें कुछ संशोधन किया था और ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ एरियाज़, कई सारे एरिया हैं, बहुत सारे एरिया हैं जिसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, इसके लिए हमें इकोसिस्टम को डेवलप करना है, प्रमोशन करना है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर की, और ये भी सुनिश्चित करना है कि प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को बना सकें। ठीक है, इससे स्ट्रेंथ मिलेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुसार क्या कहा गया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, किसके अंडर में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। तो इसमें रीओरिएंट करने की बात कही जाती है स्पेस एक्टिविटीज़ को, कहाँ से, सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन मॉडल में, मतलब कि हमें केवल सप्लाई अपील पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि आज के टाइम में लोग क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हमें सैटेलाइट बनाना है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इस्टेब्लिश किया था 2020 में एक नई रेगुलेटरी बॉडी को, जिसका नाम रखा गया है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस का इंटेंट क्या है, उद्देश्य क्या है, हमें प्रोवाइड करना है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसा एरिया, किसको, प्राइवेट कंपनी को, ताकि ये यूज़ कर सकें इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके साथ साथ में प्रमोट करना है, गाइड करना है प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेस की एक्टिविटी में, अंतरिक्ष संबंधी जो क्रियाकलाप हैं उनमें। इसके लिए इनकरेज करेंगे पॉलिसी को, इसके साथ साथ में फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उनको लेके आना पड़ेगा,
सेकंड नंबर का आर्टिकल है वो है इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है उसके अधिकारों का गवर्नमेंट किस प्रकार से हनन कर रही है, उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। मेंस में आपको पूछा जाएगा, सरकार धीरे धीरे करके एफसीआरए, पीएमएलए जैसे कानून का उपयोग करती है और इनका दुरुपयोग करके नागरिक समाज के समूह के अधिकारों को छीन रही है। 200 से 250 वर्ड में आपको लिखना है, आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था इंडिया को एज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहाँ पर? G7 की समिट हुई थी 26 जून 2022 को यहाँ पर। लेकिन जो गवर्नमेंट का अटैक है सिविल सोसाइटी में वो अपनी एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जेनिथ मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, जो भारत की सरकार है, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, इसके अलावा नागरिक समाज के जो नेता लोग होते हैं, इन पर काफ़ी वो संदेह की दृष्टि से देखती है, शक की दृष्टि से देखती है। ये बात नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस अकादमी के 73वें स्नातक समारोह में कही गई थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के क्लोज रहे हैं अजीत डोभाल। इन्होंने वार्निंग दिया था पुलिस को कि जो नागरिक समाज है ना, वो युद्ध की एक नई सीमा है। गवर्नमेंट माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फेल हुई है। इसी के चलते चलते कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल डिस्पेंसन में। अब ये अच्छी तरह से हमें ज्ञात है, जो नेबरिंग पाकिस्तान है मेजोरिटेरियन की सरकार है। यहाँ पर मेजोरिटेरियन मतलब मुसलमान बाहुल्य स्टेट माना जाता है, राज्य माना जाता है। यहाँ किस प्रकार से सरकार स्थिर नहीं हो पाई है, इसका ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, और इंडिया भी उसी की राह में चल रहा है। हमारे भारतीय संविधान में नियम कानूनों में उल्लेख किया गया है कि हमें माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करना है। हमारी जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं और इनके लिए जो अनिवार्य इक्वल राइट हैं, इसके अलावा प्रोटेक्शन है फ्रॉम स्टेट, ताकि जो व्यक्ति है ना, उसकी फेथ है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको सरकार प्रोटेक्ट कर सके। वो संविधान में पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है। आइडिया ऑफ इंडिया के अनुसार क्या बताया जाता है, इंडिया के हिसाब से आप देखोगे, ये जो राइट है, ये जो अधिकार हैं, ये काफ़ी एसेंशियल माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि हम जो इंडियन स्टेट है, जहाँ पर सिटीजन हैं, वो फील कर सकें कि हम जो है यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके कंसोलिडेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरे नंबर की बात कही जाती है कि जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में। ठीक है, इसलिए बिना शक के हम ये कर सकते हैं कि इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है फॉर डिफेंडिंग दोज वैल्यूज़। इसलिए इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं, यदि हम उनको डिफेंड करना चाहते हैं तो इनका रेगुलेशन ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल किस प्रकार से सेट किया गया है उसको बताया जाता है। 25 जून 2022 को एक लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ हैं तीस्ता सितलवाड़, इनको अरेस्ट किया गया था कि ये मिसलीड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को। किस रिगार्ड में? गुजरात का जो नरसंहार हुआ था उसमें। तो न केवल गुजरात की सरकार फेल हुई थी कि वो एडिक्वेटली रिकॉर्ड कर सके गुजरात किलिंग की 2002 की, तो जो लॉयर हैं जिन्होंने केस को लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसके साथ साथ में 2 और भी कंप्लेंट सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर थे, आज के टाइम में वो जेल में। ठीक है, एफआईआर जो दर्ज की गई है पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? उनका कहना है कि ये जो लोग थे,
इन्होंने साठगांठ किया था किसके साथ में, जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के एमपी थे एहसान जाफरी, उनकी पत्नी के साथ में, और फिर मिलकर के इन्होंने केस दर्ज करवाया था या फिर स्टोरी रची थी, ये मुस्लिम का जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर के। अब इस प्रकार की जो स्टोरी रची गई, इसका तर्क वितर्क दिया गया होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, कहाँ पर, न्यूज़ एजेंसी एएनआई में। उनका कहना था कि ये जितनी भी जो स्टोरी रची गई है, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको धूमिल करने, खराब करने के लिए ही ऐसा किया गया था। सिविल सोसाइटी को टारगेट किया जाता है सिस्टमेटिक किन किन चीज़ों के माध्यम से, एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, इसके साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के माध्यम से छापेमारी करवाई जाती है। इसके साथ साथ में यूएपीए की धाराएं लगाई जाती हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एफसीआरए एक्ट को लेकर के गवर्नमेंट ने जो संशोधन किए हैं और जिस हिसाब से एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बातें बताई जाती हैं। भारत में जो स्थित एनजीओ है, इनको एफसीआरए का क्लियरेंस ज़रूरी माना गया है यदि वो विदेश से चंदा लेना चाहते हैं, फंड लेना चाहते हैं, ठीक है, विकास के कार्यों के लिए। एफसीआरए को अमेंड किया गया था 2010 में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। इन्होंने कुछ सब्सटेंशियल डिस्क्रेशनरी पावर दे दी थी सरकार को। इसका मतलब ये है इसमें सरकार को ज़्यादा पावर दे दी गई थी ताकि ये डील कर सके एनजीओ के साथ में। आज के टाइम में ऐसा हो गया है किसी भी एनजीओ को हर 5 साल में अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ता है। अब आप देखोगे कि जो एफसीआरए का कैंसिलेशन है, मतलब कि लाइसेंस का कैंसिलेशन है, सजेस्ट किया जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था एक अनप्रेसिडेंट नंबर में, बहुत सारे लाइसेंस को रद्द कर चुकी है आज के टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट एनजीओ के 2010 का लॉ का इस्तेमाल करते हुए। लेखक का कहना है कि हमारा कैलकुलेशन ये सजेस्ट करता है कि लगभग 20,679 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रजिस्ट्रेशन को लॉस्ट कर दिया है, मतलब खो दिया है, और ये काम हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। ये टाइम पीरियड है 2011 से लेकर के 2022 तक। फिर 3,987 लाइसेंस रद्द किए गए थे, कैंसिल किए गए थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा 2011-14 के बीच में। अब आप मेजॉरिटी देख लीजिए, 16,692 एनजीओ, ठीक है, इनको मना कर दिया गया कि हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 2015 से लेकर के 2022 का ये डेटा है। एक बहुत बड़ी संख्या है एफसीआरए लाइसेंस कैंसिलेशन की, किसके दौरान, बीजेपी की सरकार के दौरान 2015 से 2020 तक, ठीक है। ये काफ़ी पजलिंग मानी जाती, जिसमें 16,692 एनजीओ ने अपने लाइसेंस को खो दिया था 2015 से लेकर 2022 के बीच में। 16,679 को डिनाई कर दिया था उनके अधिकार को लेकर के। कब से लेकर कब तक, 2015 से लेकर के 2019 तक, बिफोर द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2020। मतलब जब इसमें संशोधन नहीं किया गया था उसके पहले ही वो अपने राइट को खो चुके थे और किसी प्रकार का लाइसेंस को विथड्रॉ नहीं किया गया था फिर 2020 में। तो इस प्रकार यदि आप देखोगे तो वो क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पर जो इंक्रीज कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट को, नियम कानून की जो लागू किए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर दी गई है, इसके चलते चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में जो एनजीओ है ना वो अपने कामकाज से बाहर हो गए हैं। एफसीआरए को अमेंडमेंट किया गया था 2020 में, उसके कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। 2020 का संशोधन एक और
घात था किसके लिए? एनजीओ सेक्टर के लिए। एक ऐसे टाइम में संशोधन किया गया जबकि कोविड-19 से लड़ने के लिए सिविल सोसाइटी और जो एनजीओ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। इसमें पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया गया था, तर्क वितर्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। 2020 के अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, अब एनजीओ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कम खर्च कर पाएंगे, अपने स्टाफ के लिए, स्टाफ की सैलरी के लिए अब उनको उतना ज़्यादा खर्च करना नहीं दिया जाएगा, मतलब कि उसमें पाबंदी लगा दी गई थी। फाइनली जितने भी जो एनजीओ थे इनको ऑपरेट करना पड़ेगा उनके फॉरेन अकाउंट को, किसके माध्यम से? एसबीआई ऑफ इंडिया, जिसकी ब्रांच रहेगी नई दिल्ली। इसकी लोकेशन है पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में। इसके माध्यम से गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है फॉरेन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इवन मोर क्लोजली। अब सरकार और भी करीबी से एनजीओ में जो पैसा आ रहा है उस पर आंख लगा के देख सकती है। एक रिट याचिका थी 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की राय ने भी बड़े पैमाने पर 2020 के संशोधनों में राज्य की मंशा को बरकरार रखा था। इस पर अपना कोई डिसीजन नहीं दिया था। ऐसी बात कही जाती है, ऐसे एनजीओ जो कि फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो तो प्रभावित हुए ही हैं इस अमेंडमेंट से। इसके साथ साथ में जो भारत में ही चल रहे एनजीओ हैं उनको भी सरकार ने नहीं छोड़ी है। किस प्रकार से उनके लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं उनको हम देख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था उनके 2020 के बजट में, ठीक है, टैक्स फ्री स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक डोनेशन। भारत में ही कोई व्यक्ति एनजीओ को यदि डोनेशन दे रहा है इसको रिव्यू करते जाएंगे हम हर 5 साल में, ऐसा उनका कहना था। अब 2020 का जो अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से आप पनिश कर रहे हो सिग्निफिकेंट प्लेयर जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। इससे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं या फिर जो पुअर हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सफैम का लाइसेंस को लेकर के, ठीक है, इसको रिन्यू नहीं करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एफसीआरए अमेंडमेंट 2010 के अंतर्गत में। ऑक्सफैम जनरेट करता था, पब्लिश करता था रिपोर्ट को, किस मामले में? ये जो लेबर माइग्रेंट लेबर रहते हैं उनके मुद्दे को उठाता था, उनकी कंडीशन, गरीबों की जो हालत थी पेंडेमिक के दौरान उनकी आवाज़ को ये उठाता था। ये जो रिपोर्ट होती थी पूरे वर्ल्ड वाइड अटेंशन देती थी, मतलब पूरे विश्व के लोग इन रिपोर्टों को देखा करते थे। और ये ग्रुप ना काम कर रहा था प्रोटेक्शन में, वर्कर के राइट्स में, वर्कर के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओ काम कर रहा था। मतलब कि एनजीओ ने काम किया था माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन द टफर टाइम। न केवल ऑक्सफैम जैसे संगठनों के ऊपर जो है नकेल कसी गई, इसके साथ साथ में जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स होते हैं इनका जो एफसीआरए का अप्रूवल था कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था पिछले साल में। कुछ ह्यूमन राइट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंसाफ हो गया, पीपुल्स वॉच हो गए, इनको मना कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एफसीआरए की परमिशन से। फाइनली आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका उपयोग सरकार किस प्रकार से करती है यहाँ बताया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक री इमेजिन्ड
टूल माना जा रहा है सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट में, सिविल सोसाइटी लीडर के अगेंस्ट में और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे लोगों को जेल में डाला है। टिपिकली आप देखोगे जो ईडी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, इसके पास में काफ़ी वाइड रेंज में पावर है, शक्ति है, ताकि ये सर्चिंग कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है सिटीजन्स को अंडर द PMLA एक्ट के माध्यम से। ईडी का उपयोग किया जाता है NGO जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, जो कि वर्क करते हैं माइनॉरिटी के राइट के लिए। इनके ऊपर भी ईडी ने छापेमारी करी है। सेस फाउंडर हर्ष मांदेर, ठीक है, ये रिचर्ड वॉन वास्कर हैं, कहाँ के, ये फेलो माने जाते हैं बोस एकेडमी के। द एजेंसी हैज़ आल्सो बीन डिप्लॉयड आलमोस्ट एक्सक्लूसिव अगेंस्ट पॉलिटिशियन। इस एजेंसी का प्रयोग किया जाता है जो पॉलिटिशियन के अपोनेंट होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हैं, और अदर के ऊपर भी ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है। मतलब कि PMLA एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। FCRA और PMLA ये काफ़ी घातक हथियार माने जाते हैं। इन्होंने अधीन कर लिया है भारत की जो प्लूरिस्टिक नेचर है इंडियन सोसाइटी की, ठीक है, इसको अपने अधीन कर लिया है। तीसरे नंबर का आर्टिकल आया है GDP को लेकर के। इसमें बताया जा रहा है GDP जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है, वो GDP का आखिर मतलब होता क्या है। तो GDP यदि कह भी रही है गवर्नमेंट, तो वो किसके लिए कह रही है? आम नागरिक, इससे नाम नागरिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली GDP में यदि ग्रोथ हो रही है तो लोग क्या सोचेंगे? GDP यदि बढ़ रही है तो नौकरियां भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पुराने टाइम में आज़ादी के बाद में नौकरियां बढ़ी थी, GDP मात्र 1% भी बढ़ रही थी तो नौकरियां लगभग 1 लाख बढ़ जा रही थी। उस हिसाब से आज के टाइम में नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। नौकरियां घट घट कर लगभग 1/4 हो गई हैं, 1/4 हो गई हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। तो भारत के राजनीतिक नेताओं के लिए आर्थिक प्रदर्शन मापन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का समय आ गया है। और जो विपक्ष के नेताएं हैं उनको भी ये ध्यान देना है कि GDP बढ़ रही है, घट रही है, उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के GDP की वृद्धि पर जो डेटा आते हैं उसमें झगड़े करने का टाइम नहीं है। इसकी बजाय हमारा जो आर्थिक प्रदर्शन मेज़रमेंट है, इसकी पूरी हमें ओवरहॉलिंग करना है। इसके लिए आम व्यक्ति क्या मायने रखता है, इस पर बातचीत करने का टाइम आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किया था एक रिपोर्ट को, सार्वजनिक और संगठित निजी क्षेत्रों में रोजगार के आंकड़े। इन डाटा का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि 1980 और 1990 के दशक के बीच में GDP नाम मात्र की बढ़ी थी, ठीक है। 1% भी यदि ये बढ़ रही थी तो लगभग 2 लाख नए रोजगार सृजित हुए थे। मतलब 1980 के दशक में भारत की GDP में हर साल यदि 14% बढ़ती तो हम कहते कि 28 लाख नई नौकरी पैदा हो रही हैं। 1990 से 2000 के दशक के बीच में GDP की वृद्धि के प्रत्येक परसेंटेज से 1% भी यदि GDP बढ़ रही है तो लगभग 1 लाख रोजगार पैदा होते थे, वो भी औपचारिक क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में। मतलब कि पिछले दशक का ये आधा हो गया। पहले 2 लाख हो रही थी, अब 1 लाख हो गई हैं। 2000 से लेकर के 2010 के बीच में यदि देखोगे GDP यदि 1% भी बढ़ रही है तो इससे 52,000 नई नौकरियां पैदा होती थी। RBI ने 2011-12 से इस डेटा को पब्लिश करना बंद कर दिया था, लेकिन हम अनुमान से ये कह सकते हैं 2010 से 2020 के बीच में
जीडीपी 1% भी यदि बढ़ती तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि नौकरियों की संख्या में गिरावट आ रही है। आज के टाइम में आप देखोगे जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का 1% भी यदि बढ़ रहा है तो अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों की संख्या 1/4 से भी कम हो गई है, जो उसने 1980 के दशक में किया था। मतलब कि ये जो प्रत्येक दशक में सृजित नौकरियां हैं, ये वास्तविक संख्या आरबीआई द्वारा केवल एक मोटा अनुमान है। ये दशकों से रोजगार सृजन में खतरनाक गिरावट बताती है, जिस पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस हिसाब से 1980 के दशक में नौकरियां बढ़ी थीं, आज के टाइम में तो 4 गुना नौकरियां बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नौकरी और जीडीपी की वृद्धि के बीच में जो संबंध है ना, अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मतलब डायरेक्टली जो जीडीपी की वृद्धि है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़गार में बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए जीडीपी की वृद्धि आज के आम आदमी को प्रभावित नहीं करती है जितना शायद 40 साल पहले करती थी। जीडीपी वृद्धि एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय हो सकता है, लेकिन ये एक राजनीतिक उपाय के रूप में तेज़ी से अप्रासंगिक होते जा रहा है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों को प्रभावित कर रहा है। बहुत सारी जनसंख्या को ये जीडीपी की वृद्धि प्रभावित नहीं कर रही है। एक एग्जाम्पल श्रीलंका का यहाँ पर लिया जाता है, जिसमें बताया जा रहा है 1990 के दशक में श्रीलंका ने जीडीपी की वृद्धि के प्रत्येक 1% के लिए, ठीक है, 1990 के दशक में यदि 1% की वृद्धि हो रही थी जीडीपी में, तो उस टाइम में 2 लाख नौकरी सृजित होती थी श्रीलंका में। 2020 तक ये घट कर के 90,000 हो गया है, ठीक है। हालांकि वहाँ आर्थिक कुप्रबंधन हमको देखने को मिला, राजनीतिक दुश्मनी देखने को मिली, इसलिए वहाँ पर विरोध बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। श्रीलंका के अलावा यदि हम बात कर लें अमेरिका की, 1990 के दशक की तुलना में आज अमेरिका जीडीपी की वृद्धि के प्रत्येक 1% पर कम नए रोजगार पैदा कर रहा है। चीन अपनी जीडीपी के विकास के प्रत्येक 1% के लिए 1990 की दशक की तुलना में 1/3 नई नौकरियां पैदा कर रहा है। मतलब सभी देशों का हाल आज के टाइम में ख़राब चल रहा है।